दोस्तों वेलकम टू एग्जाम पीसीएस। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र मानव क्रिया विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके अंतर्गत जटिल कार्बनिक जैव अणुओं को उनके सरलतम रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो प्रकार के कार्बनिक जैव अणु होते हैं। कार्बनिक जैव अणु मतलब ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। एक होता है जटिल कार्बनिक जैव अणु, दूसरा क्या होता है सामान्य कार्बनिक जैव अणु। जटिल कार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। सामान्य कार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत विटामिन को रखा जाता है। तो जटिल कार्बनिक जैव अणुओं को उनके सरलतम रूपों में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ प्रोटीन जटिल कार्बनिक जैव अणु है और विभिन्न एंजाइम की सहायता से इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट होता है अमीनो एसिड। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड स्टार्च, पॉलीसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक जो है पॉलीसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है मोनोसैकेराइड। और यह जो विभाजन है, यह जो डिवीजन है कार्बन की संख्या के आधार पे होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, मतलब जो खाने में मीठा होता है उसे सैकेराइड कहते हैं जनरली। तो पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन मोनोसैकेराइड में हो जाता है, जिसे मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद वसा एंजाइम की सहायता से क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन जटिल कार्बनिक जैव अणुओं का उनके सरलतम रूपों में परिवर्तित करना, उनके छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे अणुओं में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बृहद कार्बनिक जैव अणु होते हैं। इसका मतलब लार्ज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंजाइम जो होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। या कभी कभी पूछा जाता है तो ऑप्शन में दिया जाता है एंजाइम्स किसके बने होते हैं, तो अमीनो एसिड के बने होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, उत्पाद विशेष यानी कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक उत्पाद विशेष का मतलब यह हुआ जो विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, जैसे कोई भी एंजाइम्स है उसका एक सबस्ट्रेट जो होगा एक ही सबस्ट्रेट होगा। यानी कि जैसे लॉक की थियरी एक दी गई है। लॉक की थियरी के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि एक ताले को एक ही चाबी खोल सकती है, ठीक उसी प्रकार से एक एंजाइम्स होते हैं और वे एंजाइम उसी प्रोडक्ट को, उसी उत्पाद को टारगेट करते हैं। ये उत्पाद विशेष होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं, मल्टीपल टाइम्स इन्हांस कर देते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया इसका मतलब है बायो केमिकल रिएक्शन। जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी पाचन क्रिया हो रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, ये सारे क्या होते हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। और एंजाइम क्या करता है, इसको कई गुना इसको क्या करता है, बढ़ा देता है इस सब क्रिया को। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है एंजाइम क्या होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उत्पाद विशेष को टारगेट करते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रिया को कई गुना बढ़ा देने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे शरीर का पाचन तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अंग आते हैं उनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मुख गुहा होता है, माउथ कैविटी। मुख गुहा यानी कि माउथ, माउथ कैविटी का मतलब वो जो हमारा मुंह है ओपन करने पे जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे माउथ कैविटी कहते हैं। ग्रसिका यानी मुंह से होते हुए, मुंह के अंदर से एक होती हुई एक नली जाती है जिसे हम कहते हैं इसोफेगस या ग्रसिका। उसके बाद हमारा स्टमक आता है, आमाशय।
आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, इसके बाद क्या होती है, बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा ये हमारे मतलब मेन ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के मेन ऑर्गन है आहार नाल के। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। यह 3 पेयर होती हैं, 3 पेयर होती है इनकी। लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 पेयर में होती हैं, एक सबलिंगुअल है, दूसरा सबमैंडिबुलर है, तीसरा क्या है, पैरोटिड। यानी कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, पेयर फॉर्म में होती हैं। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब, लिंगुअल मतलब होता है कि टंग, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, टंग होता है। और टंग जो है, जो हमारा टंग का जो बेस है, जहाँ से हमारी मतलब जीभ निकली होती है, वहाँ से, जैसे हमारा एक टंग हो गया, और एक मतलब टंग का जो बेस होता है, ये टंग यहाँ पर, तो एक इधर पाई जाती है, एक इधर पाई जाती है, टंग के बेस पर पाई जाती है 2 सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर यानी कि जो मैक्सिलरी टीथ होती है, जो मैक्सिलरी टीथ होती है, तो यहाँ पर ये 2 एक एक पाई जाती है। पैरोटिड, पैरोटिड मतलब हुआ कि आई की जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के जस्ट पीछे पाई जाती है पैरोटिड, आई ऑर्बिट आँख के पीछे पाई जाती है। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद क्या रहता है, अग्न्याशय है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बारे में आप लोगों को पता है कि इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिस्सिस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद क्या है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर क्या होता है, लीवर से अटैच होता है, और जहाँ पर क्या होता है, पित्त यानी कि जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वो जा कर के वहाँ पर पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में एकत्रित हो जाते हैं। तो आहार नाल की जो संरचना होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आहार नाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पाचन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए हमारे शरीर के भीतर यह पाया जाता है। मतलब माउथ से ले करके एनस तक, माउथ से ले करके एनस तक यह पाया जाता है आहार नाल। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ कैविटी, मुख गुहा की संरचना देख लेते हैं कैसे होती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और जिसके द्वारा लार रस यानी कि सलाइवा जूस का सिक्रीशन होता है, श्रावण होता है। लार रस में एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, एक एंजाइम जो था सलाइवरी एमाइलेज उपस्थित था, जिसे टाइलिन कहते हैं, टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, AMYLISE, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही होते हैं, दोनों के एक ही है, नाम बस अलग अलग है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, टाइलिन पूछ देगा कि सलाइवरी जो लार द्वारा जो स्रावित एंजाइम्स होते हैं उसका क्या नाम है, तो टाइलिन होगा ऑप्शन में, या सलाइवरी एमाइलेज होगा, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। और यह एंजाइम जो होता है स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है, और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। तो और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, यानी कि पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी पाचन की जो क्रिया है, यह हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट दिया, कार्बोहाइड्रेट सच एज राइस, व्हीट, चावल, गेहूँ, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, और इसमें स्टार्च पाया जाता है। तो जैसे हमने माउथ के अंदर इनको लिया और दांतों से चबाना शुरू किया, तो लार रस का श्रावण होता है, और लार रस क्या करता है, भोजन में, यानी कि जो फूड हमने लिया उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के क्या करता है, उसको तोड़ने लगता है। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है,
भोजन में उपस्थित स्टार्च की कुल मात्रा का 30% सलाइवरी एमाइलेज द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब भोजन में जितना भी स्टार्च है उसका 30% जो 30% सलाइवरी एमाइलेज या टैलिन द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भोजन में उपस्थित स्टार्च की कुल मात्रा के, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, भोजन की में उपस्थित स्टार्च की कुल मात्रा का 30% भाग सलाइवरी एमाइलेज या टैलिन द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ देख लेते बार, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे लार रस का श्रावण होता है। लार रस में एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज उपस्थित होता है जिसे टैलिन भी कहते हैं। यह एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित या कन्वर्ट कर देता है। ये सारी जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारी लाइनों से फैक्ट बनते हैं। स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम से या टैलिन माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए माल्टोज में कन्वर्ट है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और माल्टोज से फिर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। भोजन में उपस्थित स्टार्च कुल 30% मात्रा सलाइवरी में और डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ग्रसिका या ग्रासनली की संरचना यानी कि ईसोफेगस या ग्रसिका, यानी कि जो नली दिखती है, गले वाली जो नली दिखती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। मतलब कि 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक तो हमारा फूड पाइप वाला है जिसे ग्रसिका कहते हैं, दूसरा क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र वाला होता है, ट्रैकिया श्वसन तंत्र वाला होता है, वो अलग होता है। तो हम लोग यहाँ चूँकि पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पाचन तंत्र में क्या हो, दूसरा क्या है महत्वपूर्ण अंग जो है, ग्रसिका। तो ग्रसिका क्या है, यह एक पतली मांसपेशीय तथा नलिकानुमी संरचना है, नलिकानुमा संरचना है। यह क्या है, मस्कुलर है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा कि राउंड शेप होगा और जो गले वाला पार्ट है इसी को ग्रसिका कहते हैं, जो मुख गुहा यानी माउथ कैविटी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि माउथ से शुरू हो रहा है तो किसको जोड़ेगा, माउथ कैविटी को, माउथ कैविटी से शुरू होगा और आमाशय को क्या करेगा, आमाशय को यानी कि स्टमक को जोड़ने का काम करता है। मुखगुहा में चबाया गया भोजन इसी से होकर आमाशय में पहुंचाया जाता है और इसमें पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में छोटी आंत, बड़ी आंत, मुखगुहा रहता है और ग्रसिका। तो ग्रसिका में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, मतलब किसी प्रकार के पाचन के एंजाइम का श्रावण नहीं किया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, आमाशय की संरचना। आमाशय की संरचना देख लेते हैं। यह क्या है, थैलीनुमा संरचना होती है यानी कि फ्लैक्सिबल। थैलीनुमा का मतलब यह हुआ कि इसमें जा कर के फूड क्या होगा, कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद एंजाइम द्वारा उसको डाइजेस्ट पचाया जाता है, फिर फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। देख लेते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया है, फंडस है और मेन बॉडी। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस और मेन बॉडी होती है, मुख्य भाग होता है। ये देख लीजिए स्टमक का स्ट्रक्चर है, ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस है, ये हमारा मेन स्टमक का पार्ट है, ठीक है। और यहीं से हमारी क्या होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए कैसा है कि इसमें क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, रगी है, स्टमक है। इतना हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना है क्योंकि हम लोग क्या करें, जनरल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। मास्टर नहीं बनना है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है आमाशय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमाशय के आंतरिक दीवारों पर ढेर सारी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। आमाशय की आंतरिक दीवारों, आंतरिक दीवार मतलब इंटरनल, जो अंदर की जो लाइन होती है वहाँ ग्लैंड्स पाई जाती हैं
जिससे गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है, जठर रस का मतलब एक लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड होता है और उसी में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो उसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक पेप्सिनोजन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोरेनिन होता है। दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और इसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उपस्थित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो भी जैसे कि बाहर हम जाके कभी क्या करते हैं, फूड वगैरह ले लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो बाहर से अगर खाना खाते हैं या कहीं से भी खाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह पड़े होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का फूड कोई हम लेते हैं, जंक फूड टाइप का अगर कुछ हम ले रहे हैं बॉडी में, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनको क्या करता है, यह मार देता है, उनको ख़त्म कर देता है और आमाशय का मीडियम क्या होता है, एसिडिक बना देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का पीएच कितना होता है, तो 2 होता है। ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का पीएच 2 होता है, आमाशय में बनता है और यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने का काम करता है। और इसका दूसरा काम क्या है, आमाशय का माध्यम जो है अम्लीय बना देता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएच स्केल एक होता है, तो पीएच स्केल में यहाँ 0 होता है और यहाँ क्या होता है, 14 होता है। तो 0 to 14 होता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट यानी कि उदासीन होता है। मतलब अगर हम 7 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है और राइट साइड जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। मतलब यहाँ अम्लीयता बढ़ती है, इधर क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है और अगर स्किन पे या कहीं पर पड़ जाए तो क्या करता है, यह स्किन की त्वचा को क्या करता है, त्वचा को जला देता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि एसिडिटी होने लगती है बॉडी में, कहते हैं कि एसिडिटी हो रहा है। एसिडिटी का मतलब ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सिक्रीशन बढ़ जाता है तो जो इनर लाइन होती है आमाशय की उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने लगता है, उसको क्या करता है, गलाने लगता है। इसीलिए क्या होता है, स्टमक में अल्सर बन जाता है और वो बार बार क्या होता है, दर्द होने लगता है, दर्द होता है और एसिडिटी होने लगती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो दो प्रकार के एंजाइम्स, मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन। और बहुत ही आश्चर्य की बात होती है, ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं और इनर्ट स्टेज में पाए जाते हैं, यानी कि अक्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अब यह एक्टिव स्टेज में आ गए, अब यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनर्ट स्टेज में पाए जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद सक्रिय जो यानी कि एक्टिव पेप्सिन और रेनिन के पाचन से प्रोटीन के पाचन संबंधित है और रेनिन का श्रावण जो होता है सिक्रीशन मात्र 8 वर्ष की अवस्था तक होता है। याद रखिएगा, यह ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है क्योंकि यह दूध में जो दूध में केसिन उपस्थित होता है, केसिन प्रोटीन होता है, उसके डाइजेशन में, उसके पाचन में मदद करता है। याद रख लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में। 8 वर्ष की अवस्था तक वह कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में सिर्फ 8 वर्ष की अवस्था तक स्रावित होता है, दैट इज रेनिन। या प्रोरेनिन ऑप्शन में होगा या रेनिन होगा, उसको टिक कर देगा। और यह किसके पाचन में सहायक होता है, दूध के पाचन में 8 वर्ष तक ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और पदार्थ होता है म्यूकस, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा क्या है, मतलब कि चिपचिपा पदार्थ होता है या कुछ नहीं, चिपचिपा पदार्थ होता है और आमाशय में
आमाशय की जो अंदर वाली इनर लाइनिंग होती है, अंदर वाली दीवार होती है, उसके द्वारा यह स्रावित होता है। अब हम देख लेते हैं छोटी आंत के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि लोग पढ़ा, मुख गुहा हो गया, ईसोफेगस ग्रसनी, तीसरे नंबर पे क्या था, स्टमक आमाशय, चौथे नंबर पे क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह बहुत ही पतली होती है, लंबी होती है एवं अत्यधिक कुंडलित होती है, मतलब कुंडलित ऐसे ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में उपस्थित होती है, जो कि लगभग 22 फीट होती है। 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत, और यह पतली होती है, लंबी होती है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कुंडलित होती है और लगभग 22 फीट लंबी। तो पूछा गया कितने लंबा है इसकी, कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में पूछ देते हैं कितनी लंबी होती है छोटी आंत। नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ी होती है, बड़ी आंत बहुत ही छोटी होती है। तो इसके 3 पार्ट हैं। एक है ड्यूडेनम, ग्रहड़ी, अपर पार्ट जो होता है, जो हमने देखा था वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी, जो स्टमक से अटैच था वही ड्यूडेनम था। स्टमक से अटैच होने वाला पार्ट ड्यूडेनम था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो स्टमक से अटैच है ये वाला पार्ट जो है ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट ये ड्यूडेनम वाला, ये ड्यूडेनम यही है। इसके बाद जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम मिडिल पार्ट जेजुनम होता है और लोअर पार्ट इलियम होता है, और यही इलियम अटैच होता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से। तो इसकी लंबाई का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा गया, कई बार पूछा गया कि इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, मतलब जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, बस इसको याद कर लीजिए, यही पूछा ही जाता है। ड्यूडेनम, इलियम सबसे बड़ा है नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर मिडिल पार्ट जो होता है उससे छोटा होता है, और ड्यूडेनम जो है सबसे छोटा है, यानी कि डिक्रीजिंग आर्डर है, ऊपर से लेकर के नीचे तक बढ़ता हुआ क्रम है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से पित्ताशय, गॉल ब्लैडर तथा अग्न्याशय जुड़े होते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से पित्ताशय तथा अग्न्याशय जुड़े होते हैं। यकृत पित्त रस का संश्लेषण करता है, इम्पोर्टेंट है। लीवर जो है बाइल जूस का सिंथेसिस करता है, बाइल जूस यानी कि पित्त रस का संश्लेषण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से पित्ताशय तथा अग्न्याशय जुड़े रहते हैं। पित्त रस एक क्षारीय द्रव होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि बेसिक, जैसा कि बताया था स्केल पे कि 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो 7 के ऊपर इसका पीएच होता है, 8 के आसपास पाया जाता है, लगभग 7.5 से 8.5 के बीच में, यानी 8 और 9, 7.5 से 9 के बीच में इसका पीएच पाया जाता है। और एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं। पित्त रस में एंजाइम्स अनुपस्थित होते, एंजाइम नहीं पाते हैं। यह छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जैसा वहाँ पर देखा होगा आमाशय में अम्लीय कौन बना रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा था, और यहाँ पर क्षारीय कौन बनाता है, पित्त रस क्षारीय बनाता है। एवं बसा का इमल्सिफिकेशन करता है। बसा का इमल्सिफिकेशन मतलब बसा को मिक्स करने का काम करता है यह पित्त रस। बसा को तोड़ने का काम करता है, यानी कि मिक्सिंग करने का काम करता है। पित्त रस का संगठन देखिए, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, कार्बनिक पदार्थ हो गए, जल और अकार्बनिक पदार्थ। तो पित्त रस में पूछा गया एग्जाम में कि कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, इसमें क्या क्या पाया था, ऑर्गेनिक, एक तो है ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा क्या है वाटर, तीसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट हो गया। बाइल साल्ट में क्या है, बाइल साल्ट और पित्तवर्धक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट पाए जाते हैं, टारकोलेट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मेन ये हमारा जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में जानना जरूरी है।
पित्त का क्षारीय गुण से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के कारण होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के कारण पित्त जो होता है क्षारीय हो जाता है। पित्त वर्णक जो होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट वर्णक मतलब होता है कलर। बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन यानी कि बाइल पिगमेंट किससे बनते हैं, तो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब टूट जाता है, जब हीमोग्लोबिन का काम खत्म हो जाता है तो हीमोग्लोबिन यानी कि जैसे कि कहते हैं कि आरबीसी की लाइफ स्पान जो 120 दिन तक होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन पाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हीम क्या है, आयरन पार्ट है। तो आयरन पार्ट फिर बॉडी में यूटिलाइज कर लिया जाता है और ग्लोबिन पार्ट टूट जाता है, और उसी से क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर बस समझ लीजिए। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और अपचित भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और यह अपचित भोजन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि टंग है, फेरिंग्स या ओरल कैविटी दिया हुआ है। ओरल कैविटी यानी मुख गुहा, इसी में सलाइवरी ग्लैंड्स दिए गए हैं। बताया था 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, पैरोटिड एंड सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। इसोफेगस ये नली वाली संरचना है, ग्रसिका। यहाँ पर देखिए ये जो नली वाली संरचना है, यहाँ पर देखिए इसोफेगस हो गया। फिर ये लीवर है, लीवर है, और यहाँ पर स्टमक है। लीवर जो है डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, इसोफेगस से अटैच कौन सा होता है पार्ट, स्टमक होता है, आमाशय होता है। और आमाशय देखिए यहाँ छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है, छोटी आंत, ये अंदर अंदर छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, ये सारी है। फिर यहाँ से क्या होती है, बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, ये जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर है बड़ी आंत। यहाँ देखिए जेजुनम इलियम लिखा हुआ, और लास्ट में क्या है, कोलन, यानी कि इसके द्वारा एक गुदा द्वार है, एनस है, इसके द्वारा मल का परित्याग कर दिया जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं या जो भी बेकार के पदार्थ होते हैं, और जो शरीर के लिए उपयोगी होता है उसको हम क्या करता है, बॉडी रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। इस स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बड़ा वाला जो चारों तरफ जो जे वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर देखिए छोटे छोटे पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं जो कि 22 फीट लंबी होती है। लीवर, एक आइडिया मिल गया हुआ है कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है और कैसे कैसे कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आग्नेयाशय। आग्नेयाशय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से इसको जानते हैं। यह एक मिक्स ग्लैंड्स है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब यह हुआ कि मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड मतलब इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एंडोक्राइन मतलब क्या, अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह काम करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथ मतलब यह हुआ कि ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स, तो हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथ जैसे कि ये पाचन तंत्र में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका, इसीलिए इसको मिक्स ग्रंथि कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ दोनों का काम करता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथ यानी कि जो पाचन तंत्र वाला भाग है या बाह्य स्रावी ग्रंथ की तरह काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। तो इसमें देखिए
पाचन तंत्र में मिश्रित ग्रंथि होती है और यह पाचन तंत्र के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें देखिए कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। ये जो तीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये अक्रिय अवस्था इनर्ट स्टेज में पाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर स्टमक में देखा होगा कि प्रोरेनिन एंजाइम्स पाया जाता है और पेप्सिनोजन अक्रिय अवस्था में, तो यहाँ पर भी अक्रिय अवस्था में तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। और चौथा क्या है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और एलाइपेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है और ये तीनों प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं। तो अग्न्याशय में तीनों प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, वसा पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि एंडोक्राइन से हार्मोन का संश्लेषण होता है। इंसुलिन और ग्लूकागान हार्मोन्स होते हैं। तो बीटा कोशिकाएं जो होती हैं इंसुलिन का स्रावण करती हैं और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागान का स्रावण करती हैं। ट्रिप्सिनोजन बेसिक मीडियम यहाँ बन जाता है। बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम किसकी वजह से बनता है, किसकी वजह से बनता है, तो बाइल जूस की वजह से बनता है, पित्त रस की वजह से यहाँ माध्यम क्षारीय हो जाता है। और ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यह तीनों अलग अलग रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। और यह क्या हुआ, अक्रिय अवस्था हो गई। अब ये तीनों क्या करेंगे, प्रोटीन पर अपना काम करेंगे। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रोटीन को यानी कि तोड़ देंगे, किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ देंगे। लाइपेज फैट डाइजेशन, वसा के पाचन में सहायक होता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च के से संबंधित होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बड़े ही साइंटिफिक टर्म हैं और इसको याद करना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें आपको बस थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिंसियर हो जाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, बाकी और सब तो समझने वाला है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। तो लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वहाँ सलाइवरी एमाइलेज था, सलाइवा से संबंधित था। यहाँ पैनक्रियाटिक है तो पैनक्रियाज से संबंधित है। मतलब, और यह भी पूछा था वह पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहाँ पर सब हर चीज़ का पाचन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और लिपिड या वसा का भी। तो वह क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज का कार्य है, पैनक्रियाज ये सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं पैनक्रियाज में बनते हैं और पैनक्रियाज रिलीज कर देता है छोटी आंत में। तो पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा। ठीक है, तो पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होता है। लाइपेज वसा के पाचन से संबंधित है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च के पाचन से संबंधित है। यहाँ बड़ी आंत का की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में प्रवेश करता है अपचित भोजन और बड़ी आंत की दीवारों से में भोजन के कुछ ऐसे साल्ट और वाटर जल अवशोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी आंत की संरचना, ये बड़ी आंत हो गई। ठीक है, और इसी में क्या होता है, छोटी आंत यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होती है, यहाँ से फिर अटैच हो जाती है, फिर बड़ी आंत बन जाती है। ये पार्ट एनस है, कोलन है, और इसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित भोजन है,
या जो बेकार का पदार्थ है मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग, चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये सारे, इसको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा यूज हुआ है, टेक्निकल इसमें शब्द ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय।